हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा कोचिंग क्लासेस में। तो देखियो, आज चैप्टर करा रहे हैं हम बायो का चैप्टर फर्स्ट, सेल की कोशिका क्या है। इससे पहले हम केमिस्ट्री के चैप्टर करा चुके हैं, ठीक है। तो आज का चैप्टर है हमारा कोशिका। तो देखो, सेल क्या है, कोशिका क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई यानी जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, यानी बेसिक यूनिट ऑफ सेल क्या है, कोशिका है। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? इसकी जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 65 में। और इन्होंने किस कोशिका की खोज की थी? इन्होंने एक डेड सेल्स की यानी एक मृतक कोशिका की खोज की थी। किसमें? 65 में। तो देखो, कोशिका क्या है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी यानी सबसे छोटी संरचनात्मक यानी जिससे भी हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारी बॉडी बनी हुई है, एवं क्रियात्मक जिससे हम क्रिया करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ठीक है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना है। जो भी जीव है वो क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी कोशिका सबसे छोटी यूनिट्स है, जिससे सबसे जोड़ के क्या है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी तैयार हुई है, ठीक है। तो इस कोशिकाओं से मिलकर ही क्या प्रत्येक जीव बना हुआ है, तो इन्हें कहते हैं कोशिका। अब देखो, कोशिकाओं के मुख्य भाग हैं, जैसे कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका के अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। अब देखी जाए तो कोशिका की बात करें अगर हम, तो कोशिका की अलग अलग तरह की होती हैं सारी, सबके आकार, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करने लगे कि तंत्रिका कोशिका, तो ये क्या है, हमारे नर्व सेल में पाई जाती है। ब्लड सेल्स में रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स होती है, मांसपेशिकाएं कोशिका सेल्स। तो अलग अलग जो भी हमारे पार्ट हैं बॉडी के, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीका की हमारी सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करें हम, ये हो गया सेल्स क्या है। तो देखो, अगर सेल्स के अध्ययन की बात करें तो सेल्स का जो अध्ययन है उसको साइटोलॉजी कहते हैं, यानी सेल्स के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। तो सेल क्या होगी? सेल जीवन की मूलभूत इकाई यानी बेसिक यूनिट है, और जो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिससे सब जीव मिलकर बने हुए हैं, इसे कहते हैं सेल, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें कि जीवों के प्रकार, तो जीवों के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, यानी सेल जो होती हैं वो 2 टाइप की। अगर बात करें कि यूनिसेलुलर और होती हैं मल्टी सेलुलर, मतलब एक होते हैं एक कोशिकाएं जीव, जो मतलब एक सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। जो मतलब एक कोशिकांग जीव होते हैं वो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इनमें क्या होती है, सिंगल सेल होती है, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जैसे बात करें अमीबा की, तो अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल से बना हुआ है, और उसकी जो आकृति होती है, उसकी आकृति बदलती रहती है, उसकी आकृति चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अपनी आकृति बदलने वाला एक कोशिकांग जीव है जो अमीबा है, वो अपनी आकृति चेंज करता रहता है। अब बात करें हम पैरामीशियम की, तो जो पैरामीशियम है इसकी जो शेप होती है वो चप्पल के आकार की होती है, ठीक। तो ये एक सिंगल सेल्स का क्या है, एक प्रोटोजोआ है। इसमें भी क्या पाई जाती है, एक सिंगल सेल्स पाई जाती है। अब बात करें जीवाणु की, तो देखो जीवाणु या बैक्टीरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है। वो सेल्स के बारे में बताएंगे आगे कि सेल्स कितने टाइप की होती हैं। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं एक कोशिकांग वाले जीव। तो अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु और ईस्ट, ये क्या है, एक कोशिकांग कवक है। तो यहाँ पे समझ में, ये क्या होते हैं, एक कोशिकांग जीव होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ये समझ में आ गया। आगे देखो, आगे बात करेंगे हम बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर जीव।
मल्टी सेलुलर जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जैसे बात करें हम रक्त कोशिकाएं, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, तो आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, ये क्या होगी, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है ये सेल्स। ठीक, अब बात करें जैसे आगे तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं यानी नर्व सेल्स, शरीर में संकेतों को प्रसारित करने वाली कोशिकाएं, जो हमारे शरीर में सिग्नल्स भेजती है, तो वो क्या प्रसारित करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, नंबर 3 पे आती है मांसपेशी कोशिकाएं। तो मांसपेशी कोशिकाएं, मसल सेल्स, गति के लिए, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स करती है, गति करने के लिए होती है, तो ये क्या होती है, हमारी मांसपेशी सेल्स होती है। ये कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर्स होती हैं। अब बात करें जैसे हम अंडाणु और शुक्राणु की, तो अंडाणु या शुक्राणु एग या स्पर्म में जो होती हैं, यानी ये जो जनन कोशिकाएं होती हैं, ये भी कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर्स होती हैं। तो एक कोशिकाएं, बहुकोशिकाएं, ये समझ में आ गया। आगे देखो, अब बात करेंगे हम यहाँ पे कि कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ये मैंने पीछे भी बताया आपको। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 6065 में। पर देखो, रॉबर्ट हुक ने 6065 में कॉर्क की पतली प्लेट में कोशिका यानी मृतक डेड सेल्स को देखा था। क्या देखा था उन्होंने, डेड सेल्स को देखा था। ठीक, डेड सेल को देखा था और उन्होंने इसे सेलुला नाम दिया था, सेलुला नाम दिया। तो जो सेलुला का मीन्स होता है, सेलुला का मीन्स होता है छोटे छोटे कमरे। यानी इन्होंने जो शेप देखी थी वो मधुमक्खी के छत्ते के संरचना जैसी देखी थी, मधुमक्खी का छत्ता, इस टाइप्स की इन्होंने शेप देखी थी, ऐसे ऐसे कमरे के से आकार की, इस टाइप से शेप देखी थी। तो जो शेप देखी थी तो उन्होंने नाम दिया सेलुला। जिस सेलुला का नाम मतलब होता है कि छोटे छोटे कमरे, इस तरीका की इन्होंने वो देखी, शेप देखी थी। अब इन्होंने देखी डेड सेल्स। अब बात करेंगे हम एंटिनो बेन ल्यूवेनहॉक की। तो एंटिनो बेन ल्यूवेनहॉक ने जो तालाब के पानी की बूंद में जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल्स को पहली बार देखा था। क्या देखा था, जीवित कोशिका को, लिविंग सेल्स को पहली बार देखा था। समझ आ गया। सबसे पहले देखा था उन्होंने, और सबसे पहले देखे क्या था, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा था। तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा था, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा था। और क्या देखा था, लिविंग सेल्स देखी थी। तो ये समझ में आ गया। डेड सेल देखी थी रॉबर्ट हुक ने, सबसे पहले जो की थी रॉबर्ट हुक ने। और दूसरे पे आते हैं एंटिनो बेन ल्यूवेनहॉक थे, तो इन्होंने क्या देखी थी, लिविंग सेल्स देखी थी। और कौन सी थी, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे आती है सेल्स की खोज किसने की थी, कंप्लीट होता है। आगे देखिए, अब बात करेंगे हम रॉबर्ट ब्राउन की। जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने 1831 में इन्होंने कोशिका में केंद्रक देखा था। यानी देखा था कि कोशिका जो है उसके सेंटर में क्या है, केंद्रक है। ठीक, तो इन्होंने केंद्रक की खोज की थी कोशिका में। ये समझ में आ गया। अब आता है कोशिका सिद्धांत। देखो, कोशिका सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत इंपॉर्टेंट। तो कोशिका सिद्धांत 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। स्लाइडेन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। अब देखो, जो स्लाइडेन थे वो क्या थे, एक वनस्पति शास्त्री थे। ठीक, और स्वान थे एक प्राणी वैज्ञानिक यानी जूलॉजिस्ट थे। और इनका पूरा नाम जो है वो है मैथियस स्लाइडेन, और इसका नाम है थियोडर स्वान। ठीक, तो ये क्या थे, ये एक बॉटनिस्ट थे और एक ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक, सभी जंतु कोशिका, इन्होंने कहा कि जो ये थे स्लाइडेन, इन्होंने कहा कि सभी जंतु जो है वो सेल से मिलकर बने हुए।
इन्होंने ये डिस्कवरी की कि सभी जंतु, जो भी जंतु है वो सभी के सभी सेल से मिलकर बने हैं। और श्वान जो थे उन्होंने ये किया कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, और इन्होंने बताया कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ये श्वान ने बोला जंतुओं के लिए, और स्लाइडर ने कहा था कि पादप कोशिका, जो भी प्लांट्स है वो क्या है, वो भी सेल से मिलकर बने हुए हैं। और सेल्स क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई है, यानी बेसिक यूनिट ऑफ सेल्स। ठीक, जीवन की मूलभूत इकाई है। तो ये समझ में आया। अब देखो, अगर हम बात करें कि स्लाइडेन और स्वान की, तो स्लाइडेन स्वान ने ये तो बता दिया कि सभी पादप कोशिकाओं में जो पादप प्लांट है वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, और सभी जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। पर स्लाइडेन और स्वान ने ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक, कोशिका सिद्धांत तो दिया, पर ये चीज़ नहीं कर पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ। अब आगे आते हैं रूडोल्फ वर्चो। तो देखो, जो रूडोल्फ वर्चे थे 1855 में सभी कोशिकाएं, इन्होंने बताया फिर कि जो पहले से मौजूद कोशिकाएं होती हैं, जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। जो हमारी सभी कोशिकाएं होती हैं, जो नई कोशिकाएं बनती है ना, वो नई कोशिकाएं पहले से जो प्रेजेंट है पुरानी कोशिका, उन्हीं से मिलकर बनी हुई होती हैं। इन्होंने ये सिद्ध किया। ठीक, कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो ही विभाजित होकर बनाती हैं, नई कोशिकाएं उत्पन्न करती है। सामान्य कोशिकाओं में परिवर्तन के कारण ही बीमारियां होती है। जैसे ही कोशिकाओं में चेंजिंग आते हैं, परिवर्तन होते हैं, उन्हीं के कारण हमारी बॉडी में बीमारियां होती हैं, डिसीज वगैरह जो भी होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कोशिकाओं के प्रकार। तो देखो, कोशिका दो प्रकार की होती हैं। एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक, तो देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, ये होती है पुरानी कोशिकाएं, बहुत पुरानी कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिका यानी नई वाली कोशिकाएं। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। आगे अब देखो, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर। तो देखो, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें, जो इनका साइज होता है वो होता है 0.1 से 5 UM तक होता है, और इनका साइज 5 से 100 UM तक होती है, यानी इनका साइज छोटा होता है और इनका साइज बड़ा होता है। इनमें कोशिका भित्ति एमिनो अम्ल से बनी हुई होती है, और इनमें जो ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसलिए इनकी सेलुलोज से बनी हुई होती है। समझ में आ गया। आगे बात करेंगे, इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है, और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। इनमें ओनली लैंगिक जनन होता है। ठीक है, इनमें एक ही क्रोमोसोम्स यानी सिंगल्स क्रोमोसोम्स होता है, और इसमें अनेकों क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होगा, साइनोबैक्टीरिया होगा, ये क्या होते हैं, ये होते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल्स हैं। कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है, मैंने बताया ना, पुरानी से उसमें पाया जाता है, यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनमें क्या पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और जैसे पादप हो गया, जंतु हो गए, कवक हो गए, इनमें क्या पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब अगर हम इनकी समानताएं की बात करने लगे, तो देखो, कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्मा भी दोनों कोशिकाओं में, राइबोसोम्स भी, DNA RNA भी दोनों कोशिकाओं में होते हैं। ठीक, तो ये हो गई यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अब देखो, आगे देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो जीवाणु, मैंने बताया तुम्हें, जीवाणु और नील हरित शैवालों में यानी साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरियाओं में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें, तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया इस शैवाल व बैक्टीरिया के बीच के जोड़ने वाली कड़ी है। ये शैवाल और बैक्टीरिया को जो जोड़ती है, उनके बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा
सबसे छोटी जीवित कोशिका, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। जो मतलब माइकोप्लाज्मा है ये सबसे छोटी जीवित सेल है, बट इसमें क्या नहीं है? कोशिका भित्ति नहीं है। अब करें बात बैक्टीरिया के आकार की। तो देखो बैक्टीरिया के आकार अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं बैक्टीरिया। जैसे बात करें हम कि जो छड़ के आकार के बैक्टीरिया होते हैं इन्हें लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। अब देखो बात कर रहे थे हम लैक्टोबैसिलस की। ये किसके होते हैं? एक रॉड शेप होती है, इनकी छड़ के आकार के होते हैं। ठीक है। स्टेपोकोकस, जो स्टेपोकोकस होते हैं ये क्या होते हैं? स्पेरिकल शेप्स होती है, गोलाकार होते हैं। ठीक। विब्रियो की बात करें अगर, तो ये क्या होते हैं? अल्प विराम के आकार के होते हैं, यानी कॉमा के टाइप के होते हैं। ठीक। तो इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कैलोरी, ये विब्रियो टाइप के होते हैं। स्पाइरल की बात करें तो ये सर्पिल आकार के होते हैं, सर्पिल आकार के होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ट्रोपोनेमा पैलिडियम। ठीक। तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग शेप होती है। ये सर्पिल आकार के होते हैं, कोमा आकार के होते हैं, ये स्पेरिकल होते हैं, ये रॉड शेप के होते हैं। समझ में आ गया? तो ये बैक्टीरिया के हो गए आकार। अब बात करें सेल वॉल, तो सबसे पहले आती है हमारी सेल वॉल। अगर हम बात करें कोशिकाओं के पार्टों की, तो कोशिकाओं को पार्ट्स में बात करें तो सबसे पहले आती है सेल वॉल। तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति होती है, लगभग सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सभी की सभी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उनमें क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और बात करें वैसे तो एक्सेप्शन है ये, माइकोप्लाज्मा क्या है? एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है। माइकोप्लाज्मा बताया था ना आपको, सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। तो सबसे जीवित कोशिका होती है, पर इसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति नहीं होती है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सब में होती है सेल वॉल, पर ये एक एक्सेप्शन है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब आगे बात करेंगे कि जो साइटोप्लाज्मा है, तो साइटोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? तो सभी जगह साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है, यानी कोशिकाओं के भीतर का जो द्रव होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, उसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? परिभाषित नाभिक नहीं होता है। मतलब जो ये होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, मैंने बताया था इनमें जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है। ठीक। बिल्कुल स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता। आनुवंशिक सामग्री के चारों तरफ नाभिकीय झिल्ली नहीं होती है। जो आनुवंशिक सामग्री होती है ना, डीएनए आरएनए की, इनके चारों तरफ क्या होती है? नाभिकीय झिल्ली नहीं होती है। इनमें ट्रू न्यूक्लियस, मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियस वो नहीं होता है, तो वास्तविक जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये थी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आ गई समझ में। अब बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो यूकैरियोटिक कोशिका किस किस में पाई जाती है? प्लांटों में, एनिमल्स में, कवक में। ठीक है। तो ये क्या होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अगर पादप और जंतुओं की बात करने लगे तो पादप जंतु एक दूसरे से भिन्न होते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग अलग वो चीज़ें मिली होती हैं। हम इनमें कुछ डिफरेंस देखते हैं, जैसे पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं। तो देखो पादप कोशिकाएं, इनमें प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेलुलोज की बनी कठोर कोशिकाएं भित्ति होती है। मतलब जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो बाहर वाली झिल्ली होती है, वो सेलुलोज की बनी हुई होती है और कठोर होती है, और इनमें कोशिका भित्ति होती ही नहीं है जंतुओं में। ठीक है। अब बात करेंगे इनमें जो हरित लवक पाए जाते हैं और इनमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। इसकी जो ऋतिकाएँ होती हैं, यानी वेकल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, और इनमें नहीं होते। इनमें होते हैं पर बहुत छोटे होते हैं। अब पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है। अब गोल्जी इकाई, जो छोटी इकाई है, वो डिक्टियोसोम्स के रूप में होती है। गोल्जी छोटी इकाई, इसमें गोल्जी क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी गोल्जी इकाई।
यानी गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स है इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे बात करेंगे कोशिका झिल्ली की। तो देखो जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन, इस जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इस टाइप्स की होती है ऐसे। इसमें क्या होता है, प्रोटीन इसके अंदर ऐसे धसी हुई होती है, ठीक है। ये क्या होती है, लिपिड, लिपिड दोहरी परत में व्यवस्थित होती है। ये क्या होती है, दोहरी परत होती है, इनकी दोहरी लेयर होती है। ये चयनात्मक रूप में चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, ठीक। अब सिंगर और निकोलसन की बात करें तो इन्होंने 1972 में कोशिका झिल्ली का एक फ्लाइड मोजेक मॉडल प्रस्तुत किया था, एक मॉडल बनाया था। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो कोशिका झिल्ली द्रव जैसी आकृति होती है, यानी कोशिका झिल्ली की क्या होती है, द्रव जैसी, कोशिका झिल्ली द्रव जैसी आकृति की होती है, जिसमें प्रोटीन इसमें मोजेका यानी टाइल की तरह जुड़े हुए रहते हैं। जो प्रोटीन है वो टाइल की तरह क्या होते हैं, इसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो कोशिका झिल्ली आ गई समझ में। तो ये होगी कोशिका झिल्ली। अब देखो एक होता है इसमें क्या, निष्क्रिय परिवहन, और एक होता है सक्रिय परिवहन। यानी अगर बात करें तो एक होता है एक्टिव परिवहन और एक होता है पैसिव परिवहन, ठीक। अब देखो जो निष्क्रिय होते हैं इनमें एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता नहीं होती है, और इनमें एटीपी की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये उच्च सामग्री से निम्न की तरफ जाते हैं, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, और ये लो से हाई की तरफ जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे डिफ्यूजन, विसर्जन, और इसका एग्जाम्पल जैसे मांसपेशियाएँ जो होती हैं हमारी कोशिकाओं में, कैल्शियम का परिवहन, सोडियम पोटेशियम पोषक तत्वों का अवशोषण, ठीक। तो ये होते हैं जो निम्न से उच्च की तरफ जाते हैं। इसमें ऑस्मोसिस इसी में आता है, डिफ्यूजन इसी में आता है। ये उच्च है, उच्च से निम्न की तरफ जाते हैं, ठीक। इनकी जो गति होती है वो तेज गति होती है, जैसे विद्युत रासायन क्षमता, ठीक। और इनकी गति क्या होती है, धीमी होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, कभी कभी इससे पूछ लेते हैं, तो इसमें मैंने ये ऐड कर दिया है। यहाँ तक ये चीज़ें होगी क्लियर। आगे देखो, अब बात करेंगे कोशिकाओं का नेक्स्ट पार्ट है एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। तो देखो एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम क्या है, इसको शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक से, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक प्रेजेंट होता है, केंद्रक से प्लाज्मा झिल्ली तक फैले हुई झिल्लियों का एक विस्तृत नेटवर्क जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। जो केंद्रक है, जो सेंटर पॉइंट होता है, उससे जो उसका प्लाज्मा झिल्ली है उस तक फैली हुई झिल्लियों का एक विस्तृत नेटवर्क होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम बोलते हैं। जो प्रोटीन व लिपिड का क्या करता है, संश्लेषण यानी परिवहन करता है, और कोशिकाओं की संरचना प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाता है। कोशिकाओं की संरचना रूप से देने में उसका मेन रोल निभाता है। अब जो ये होती हैं ईआर, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, जो होती है 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। जो रफ होती है इसकी सतह पर राइबोसोम्स होते हैं, मतलब जो इसकी सतह होती है इस पे ऐसे राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, ठीक। जो प्रोटीन संश्लेषण और फोल्डिंग का कार्य करते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण और फोल्डिंग का कार्य करते हैं। अब स्मूथ वाली जो होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, इस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। यह लिपिड चयनात्मक स्टेरॉइड्स, हार्मोन संश्लेषण और कोशिका के कैल्शियम हटाने या भंडारण का कार्य करने में कार्य करती है। किसी चीज़ का भंडारण में इसका मेन रोल होता है। ये होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है, प्रोटोप्लाज्मा जो है ये पनकिंस ने दिया था, ठीक। साइटोप्लाज्मा होता है
और जो न्यूक्लियस होता है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्मा बनता है। प्रोटोप्लाज्मा क्या है, जीवन की भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्मा। ठीक, तो ये हो गया प्रोटोप्लाज्मा। आगे देखिए, अब इसमें कुछ तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि बात करें कि लार्जेस्ट सेल कौन होती है, ऑस्ट्रिच के एग में लार्जेस्ट सेल्स होती है। स्मॉलेस्ट सेल्स की बात करें तो माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती है। अगर लॉन्गेस्ट सेल्स की बात करें तो न्यूरॉन में लॉन्गेस्ट सेल्स होती है। स्मॉलेस्ट सेल्स एंड ह्यूमन की बात करें तो स्पर्म जो होते हैं उनमें सबसे छोटी सेल्स होती है। और लॉन्गेस्ट सेल्स की बात करें ह्यूमन बॉडी में तो ये जो अंडाणु होते हैं उनमें क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होती है। ठीक, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या होती है, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होना। मतलब किसी भी तरीक़ा से क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में कुछ चेंज होते हैं, हमारी बॉडी में कोशिकाओं में वृद्धि, कोशिका के आकार में वृद्धि होना, मतलब संख्या में वृद्धि नहीं होना, संख्या में वृद्धि नहीं, आकार में वृद्धि होना। जैसे प्रसव के बाद स्तनों का आकार बढ़ना, यानी डिलीवरी के बाद में क्या होता है कि जो स्तनों का आकार है उसमें वृद्धि हो जाती है, संख्या में नहीं, आकार में वृद्धि होती है, उनका साइज बढ़ जाता है। ठीक, हाइपरप्लेसिया की बात करें, हाइपरप्लेसिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, इनमें संख्या बढ़ती है, आकार समान रहता है। जैसे कि कैंसर की बात करें, कैंसर का क्या होता है, उसमें सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं, सेल्स के नंबर, संख्याएं बढ़ जाती हैं। ठीक, अब बात करेंगे न्यूरोसिस। तो न्यूक्रोसिस जो होता है, न्यूक्रोसिस होता है जीवित शरीर में होती हैं ये कोशिकाओं की असमय मृत्यु, मतलब कोशिकाओं में असमय मृत्यु के कारण होती है। जैसे कि चोट लगने से सेल्स डेड हो जाती हैं, संक्रमण या विषैले पदार्थों से क्या हो जाती है, सेल्स की क्या हो जाती है, असमय मृत्यु हो जाती है, सेल्स डेड हो जाती हैं। एपोप्टोसिस की बात करें तो एपोप्टोसिस जो होता है ये नियंत्रित करता है कोशिकाओं की मृत्यु को, जो कोशिकाओं की बेवजह डेड होना, इस चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, विकास के लिए आवश्यक प्राकृतिक प्रक्रियाएं करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ऐसे ही बिल्कुल डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपके पेपर में कि हाइपरट्रॉफी क्या है, ऐसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अब देखो, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारे पार्ट चलने हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के, ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और ये केंद्रक के पास स्थित होता है। जैसे हम बात कर रहे थे ना इसकी एंडोप्लाज्मा रेटिक्यूलम की, तो एंडोप्लाज्मा रेटिक्यूलम क्या था, केंद्रक से प्लाज्मा तक जो उसका नेटवर्क फैला हुआ है। ऐसे ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये केंद्रक के पास स्थित होता है। अब इसके पार्ट्स होते हैं, मतलब ये 2-3 पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको सिस बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट्स को ट्रांस बोलते हैं और बीच वाले को मीडियल ट्रांस गोल्जी बोलते हैं। इसकी जो डिस्कवरी है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी की थी, यानी कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसे खोजा था। प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग का काम करती है, ये लाइसोसोम्स का निर्माण करती है। जो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही होता है। ये स्रावी थैली का निर्माण करती है, यानी एक थैलानुमा स्ट्रक्चर बनाने करती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कोशिका का डाकघर भी कहा जाता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होती है, कोशिका का डाकघर होता है। देखो ये इस तरीका की इसकी शेप बनी हुई होती है, ऊपर वाला सिस, नीचे वाला ट्रांस और बीच वाला मीडियल गोल्जी होता है। ठीक, अब बात करेंगे हम लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम्स अभी बताया था कौन इसका फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम्स का। गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। इनमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो लाइसोसोम्स होता है इसमें इस तरीका के एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लियो अम्लों का क्या करता है, पाचन, पचा सकता है। लाइसोसोम्स पे इस टाइप के एंजाइम होते हैं।
ये इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये पड़ने ज़रूरत पड़ने पर क्या करता है, वहाँ से सफाया भी कर देता है, इसलिए इसे आत्मघात थैली या सुसाइड्स बैग भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये आवश्यकता के अनुसार कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार कोशिका को नष्ट कर सकते हैं, वहाँ से साफ कर सकते हैं, इसीलिए इसको सुसाइड्स बैग कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है। इसे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। ठीक, इसे वेस्ट डिस्पोज सिस्टम भी बोलते हैं, इसे रिसाइकलिंग सेंटर भी बोलते हैं। इसके अलग अलग नाम है ये लाइसोसोम्स के। अब इसके अगर कार्य की बात करें तो इसमें बाहरी बैक्टीरिया, जो भी बाहरी बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है या कोई भी विषैला पदार्थ को नष्ट करके कोशिका की रक्षा करता है। जो भी बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आ रहा होता है उसको नष्ट करके कोशिका की रक्षा करता है। कोशिकाओं के लिए जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है, अवशोषित करने में मदद करता है। तो ये चीज़ समझ में आई, क्या करता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। तो ये काम होता है लाइसोसोम्स का। तो लाइसोसोम्स आगे समझ में आगे देखो। अब आगे बात करेंगे वैकल्स की। देखो वैकल्स की हम बात कर रहे थे, वैक्यूल क्या होते हैं। तो वैक्यूल होते हैं जो क्या मैंने बताया था कि एनिमल्स में क्या होते हैं, छोटे होते हैं या बहुत ना के बराबर होते हैं, और प्लांट्सों में क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ये पानी व अन्य अनावश्यक पदार्थों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, यानी इसको स्टोर करने की वो होती है, ये हर चीज़ को स्टोर करके रखते हैं। ठीक, इसको वैक्यूल झिल्ली को टोनोप्लास्ट भी कहा जाता है। पादप कोशिकाओं में बड़े वैक्यूल होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं। मैंने बताया ना प्लांटों में बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं जिसमें 90% तक स्थान घेरे रहते हैं, 90% तक जगह घेरे रखते हैं, इनमें बड़े बड़े वो होते हैं। जंतु कोशिकाओं में छोटे वैक्यूल या फिर ना के बराबर होते हैं बिल्कुल। अब टाइप ऑफ वैक्यूल्स की बात करें तो ये जैसे बात करें संकुचशील वैक्यूल, तो देखो संकुचशील मूवमेंट्स की बात करते हैं ना हम, कि जो अमीबा होता है वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। तो संकुचशील वैक्यूल जो होते हैं वो अमीबा में पाए जाते हैं। और अमीबा मैंने क्या बताया था, अमीबा क्या था हमारा, सिंगल सेल्स यानी यूनिसेल्यूलर था, यूनिसेल्यूलर। ठीक है, इनमें उत्सर्जन व जल संतुलन में सहायक करता है, ये इसके उत्सर्जन और जल संतुलन में सहायता करता है। इसे संकुचशील यानी इसकी जो साइज है, मूवमेंट्स है, वो आगे पीछे होता रहता है। अब खाद्य वैक्यूल की बात करें तो अमीबा में भोजन पचाने में सहायता करता है, अमीबा का भोजन पचाने में सहायता करता है। ठीक, अब आगे आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इम्पोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी जो खोज की थी वो कार्ल बेडा ने की थी। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी दोहरी संरचना होती है, यानी डबल लेयर होती है, दोहरी झिल्ली होती है, झिल्ली वाली संरचना होती है। ये ऊर्जा का निर्माण करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा का निर्माण करता है। इसमें कोशिका का, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब इसकी जो बाहर वाली जो झिल्ली होती है वो चिकनी होती है और अंदर वाली झिल्ली क्या होती है, क्रस्टी समान होती है, मतलब इस टाइप का की बाहर जो क्रस्टी के समान होती है, इस टाइप्स की अंदर क्रस्टी बनी हुई होती है इसकी ऐसे, और बाहरी वाली झिल्ली क्या होती है इसकी, चिकनी होती है। ठीक है, इनमें अपना डीएनए होता है, इसे क्या बोलते हैं, mDNA यानी मैसेंजर डीएनए भी बोलते हैं। ये मुख्य माता से वंशानुगत होता है, ये मुख्य उससे माता से वंशानुगत होता है। ये चीज़ें हो गई क्लियर। तो यहाँ पे बात होगी माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो शरीर में, जो हमारा शरीर है, शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। जो शरीर में जहाँ जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता जहाँ ज़्यादा होती है, जहाँ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे हृदय हो गया, यकृत हो गया, मांसपेशियाँ हो गया, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होती है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाए, खराबी हो जाए या कहीं से वो होने लगे, डेड होने लगे, तो क्या हो जाती है, हमें बीमारियाँ, अनेक बीमारियाँ होने लगती हैं।
तो यहाँ पे आपकी सेल चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमें ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।